बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का सेशन जो है ये हमने स्टार्ट किया है एजुकेटर जॉब्स के हवाले से। आज का जो सेशन है ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन सेशन ही होगा। इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि एजुकेटर जॉब्स के हवाले से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जॉब्स के हवाले से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या जॉब्स अनाउंस होंगी भी या नहीं होंगी। आए रोज़ सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ शेयर हो रहा होता है। कुछ लोग इसके बारे में कह रहे होते हैं कि जॉब्स आनी है, कुछ कह रहे होते हैं जॉब्स नहीं आनी। तो इस हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि हकीकत क्या है, डिपार्टमेंट इस हवाले से कितना सीरियस है और कितना काम हो रहा है इस पे। फिलहाल मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। सेशन के एंड पे अनम्यूट करूंगा ताकि अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आपके लिए जा सके। अच्छा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ ब्रेनिक एकेडमी का। ब्रेनिक एकेडमी जिसकी प्रिपरेशन जिसका ऑनर आप कह लें वो मैं हूँ, कासिम बिलाल। जिसको मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं और जो पीपीएससी का लेक्चरर फिजिक्स के हवाले से जो ग्रुप है उसमें लोग ऐड है वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैंने फर्स्ट टाइम जो लेक्चरर की प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट किया था वो अभी कुछ 4-5 महीने पहले अगस्त में मैंने स्टार्ट लिया था लेक्चरर फिजिक्स के हवाले से। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेशन में ही जो फीमेल्स थी 27 फीमेल्स ने टेस्ट क्वालिफाई किया था। यहाँ पे जो लिस्ट है ये 24 कैंडिडेट्स की है, लेकिन 3 लोगों के नाम इसमें ऐड नहीं हो सके। उन्होंने बाद में मुझसे रब्ता किया था, उस वक्त मैं ये लिस्ट अपडेट कर चुका था। तो 27 फीमेल्स कैंडिडेट्स जिनका लेक्चरर फिजिक्स का जो टेस्ट है वो उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ये ब्रेनिक एकेडमी का इंट्रोडक्शन है। और दूसरा सेशन जो है वो अभी मैं एजुकेटर्स जॉब्स के हवाले से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एजुकेटर जॉब्स के हवाले से डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दूं तो ये आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपको नजर आ रहा है नोटिफिकेशन। ये अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं ये डेट जो लिखी हुई है ये तो 21 अप्रैल 2022 की है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की है और 2022 में हर एक को पता है कि एजुकेटर जॉब्स नहीं आई थी। 2022 में कोई एजुकेटर जॉब नहीं आई, बल्कि इवन के 2018 के बाद अभी तक कोई जॉब्स नहीं आई। तो ये पॉलिसी जो है ये डिपार्टमेंट जारी करता है और ये हमेशा पहले ही जारी की जाती है। पहले एजुकेटर जॉब की पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर टेस्टिंग अथॉरिटी हायर की जाती है, जो कि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो एनटीएस के ही होते हैं कि एनटीएस ही को हायर किया जाता है, क्योंकि एनटीएस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेटर्स के हवाले से। तो लिहाजा इस दफ़ा भी मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि इसी फर्म को हायर किया जाएगा और एनटीएस के थ्रू ही ये जॉब्स अनाउंस की जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम इस स्टेज की बात करें कि कहाँ पे डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग पहुंची है, तो वो यही है कि फिलहाल जो डिपार्टमेंट है उसने एडवर्टीजमेंट की थी कि जितनी भी टेस्टिंग अथॉरिटीज हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उन्हें ये टेंडर देना चाहते हैं और हमारे ये एसओपीज हैं, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अगर कोई इसको फॉलो कर सकता है, इतने हमारे कैंडिडेट्स होंगे तो वो अपना टेंडर दे। तो वो जिसका भी फिर फाइनल होगा, जो भी डिपार्टमेंट का एक तरीकाकार होता है हायर करने का, वो जैसे ही अभी उनकी गालबन जो 15 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, 15 फरवरी तक जो है उनसे टेंडर ले लिए जाएंगे। उसके बाद फिर किसी एक को फाइनल कर लिया जाएगा जो इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरेगा। और जैसे ही टेस्टिंग अथॉरिटी हायर कर ली जाती है उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट पे काम होगा। एजुकेटर जॉब्स की जो एडवर्टीजमेंट है वो फिर हो जाएगी। अब अगर ये फरवरी के अंदर ही टेस्टिंग अथॉरिटी हायर कर ली जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च में एडवर्टीजमेंट आ जाए। एजुकेटर जॉब्स की एडवर्टीजमेंट मार्च में आने के चांसेस हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये निगरान हुकूमत है तो जॉब्स जो है ये कैंसिल हो गई हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये
जब स्टेबल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बाकायदा इनकी मंजूरी दी थी, अप्रूव की थी। और एक प्रोसीजर जो था, जो किसी भी जॉब का होता है, वो मुकम्मल तौर पे असेंबली में डिस्कस हुआ था। अप्रूव होने के बाद फिर ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको फिर आगे फर्दर डायरेक्शन दी जाती है कि अब आप इस पे काम कर सकते हैं, इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब उन्हीं चीज़ों को डिपार्टमेंट लेके चल रहा है, और डिपार्टमेंट ने ये काम करना ही करना है। और वैसे भी अगर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आप देखें तो 5 साल गुजर चुके हैं। ये वो जॉब्स हैं जो 2012 से लेके 2018 तक 6 दफा आई थी, और हर साल ये जॉब्स अनाउंस होती थी, और हजारों जो ग्रेजुएट्स होते थे उनको ये जॉब्स मिलती थी। तो अब इसके बाद मजीद जो है, जो लोग कहते हैं कि ये जॉब्स नहीं आनी, आई डोंट नो कि वो किस बिहाफ पे कह रहे होते हैं कि 5 साल के गुजरने के बाद भी अगर ये जॉब्स नहीं आनी तो फिर कब आनी? क्या उन्होंने ये डिपार्टमेंट बंद कर देना है? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्मी के बाद दूसरा बड़ा डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्मी पहले नंबर पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कोई कंटेक्चुअल डिपार्टमेंट नहीं था, या कोई ऐसे कोई प्रोजेक्ट बेस पे ये डिपार्टमेंट नहीं है कि इस पे अब लोग भर्ती ही नहीं होने। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट इसी डिपार्टमेंट में होती है। अच्छा, ये जिनको आवाज़ का कोई इशू है, ये अपना माइक जो है वो चेक करें, या इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, या मीटिंग को लीव करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग के हवाले से, और जो जॉब्स के बारे में कन्फ्यूजन है लोगों को, उस हवाले से मैंने क्लियरेंस कर दी है कि ये जॉब्स हर हाल में अनाउंस होनी ही होनी है। हाँ, थोड़ा बहुत चूंकि डिपार्टमेंटल एक प्रोसीजर होता है, अब इलेक्शन भी चूंकि आ गए, तो इलेक्शन में भी एक बैन लगा दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन है। तो ये आर्जी बैन होते हैं। 16 मार्च को जब इलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद पोस्टिंग भी हो सकेगी और ट्रांसफर भी हो सकेंगे। तो इससे परेशान नहीं होना कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आए रोज कोई ना कोई इस तरह के हवाले से बैन का नोटिफिकेशन देख के लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन हर दफा जब भी वहाँ पे उसने इलेक्शन करवाने होते हैं, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन कर देता है, ताकि जो अमला जिसने इलेक्शन करवाने हैं, वो अमला एक जगह पे स्टेबल रहे, वो इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन में फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट के हवाले से 100 मार्क्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपके जो 65 मार्क्स हैं वो होंगे आपके एकेडमिक के, और 15 मार्क्स होंगे टेस्ट के। इसके अलावा ये टोटल बन जाते हैं 80। और इसके बाद जो 20 मार्क्स हैं उनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि 10 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के हैं, और 5 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, जो कि बी एड हो सकती है, एम एड हो सकती है, जो आप काउंट करवाना चाहें। अगर आप समझते हैं कि मेरे बी एड में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप बी एड की डिग्री उनको दे सकते हैं, आपके बी एड के मार्क्स काउंट हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी एम एड की डिग्री में ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आप वो उन्हें दे के उसके मार्क्स इंक्लूड करवा लें। और इसके बाद अगर आप अपनी ही तहसील में अप्लाई करते हैं, तो उसके आपके एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। अपनी तहसील में अप्लाई करने के 5 मार्क्स हैं। अगर आप किसी और तहसील में, ये याद रखें, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। और डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जहाँ आपका डोमिसाइल बना हुआ है, जहाँ का आपका CNIC बना हुआ है, वहाँ पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की अगर आप किसी और तहसील में जाना चाहते हैं अपनी तहसील को छोड़ के, तो फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अपनी तहसील में अप्लाई करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे जो लोगों को एक कन्फ्यूजन है, और जो परेशान हो रहे हैं लोग मुझसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं सर एकेडमिक मार्क्स जो है वो 65 है। तो 65 मार्क्स का मतलब तो ये है कि जिस कैंडिडेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे वो तो सिलेक्ट है, कंफर्म सिलेक्ट है। तो इस बारे में आप लोग पहले तो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर लें कि बेशक आपकी बात ठीक है कि टेस्ट के मार्क्स 15 है और एकेडमिक मार्क्स 65 है। तो जिसके 65 मार्क्स होंगे
उसका मेरिट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जिसका एकेडमिक शानदार होगा, यानी मैट्रिक में भी 80%, एफएससी में भी 85%, आगे बीएस कर लिया वहाँ पे 95%, तो उसका तो एकेडमिक बहुत शानदार है, चूंकि तो 65 में से वो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेगा। लेकिन याद रखें, ये उस वक्त एप्लीकेबल है जब वो टेस्ट पास करेगा। तो जो लोग टेस्ट को नॉर्मल ले रहे हैं, तो वो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इस डिपार्टमेंट में देखा है लोगों को, बहुत से लोगों का एकेडमिक बहुत शानदार होता था, लेकिन उसके बावजूद वो टेस्ट पास नहीं कर पाते थे। तो टेस्ट पास ना करने की वजह से अब उनका एकेडमिक उनके किसी काम नहीं आया। तो लिहाजा जिस बात को अब आपने सीरियस लेना है सबसे ज्यादा, जिस बात को सीरियस लेना है आपने, वो है टेस्ट। टेस्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है, और यही वह चीज है जिस पे आप काम करके जिसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप ना अपना एकेडमिक चेंज कर सकते हैं, ना आप अपने प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको भी फिलहाल आप चेंज कर सकते हैं, और बाकी के भी जितने भी मार्क्स हैं उनको आप नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी चीज पे काम करके जिसके मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं, वो है टेस्ट। लिहाजा टेस्ट पे आप फोकस करें। ये जो र्यूमर्स हैं, अफवाहें, इनको छोड़ें, अपने टेस्ट पे फोकस करें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एकेडमिक जो है वो एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है, लेकिन उनके कंपटीशन में बहुत कम लोग आते हैं, यानी जिनका एकेडमिक ब्राइट होता है वो पीछे रह जाते हैं टेस्ट पास ना होने की वजह से। तो और जिनका एकेडमिक जो है वो पुअर होता है, उनका क्योंकि टेस्ट पास हो जाता है, लिहाजा वो आगे आ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो टेस्ट वाला बैरियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, इसको आपने हर हाल में क्रॉस करना है, चाहे आपका एकेडमिक पुअर है, चाहे आपका एकेडमिक ब्राइट है। तो जिनका एकेडमिक ब्राइट है वो इस बात पे प्राउड ना करें कि उनका एकेडमिक बहुत अच्छा है। उनका एकेडमिक उन्हें उसी वक्त फायदा देगा जब वो अपना टेस्ट पास कर लेंगे। टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे तो उनका एकेडमिक किसी काम नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि बी एड जो है क्या वो जरूरी है या नहीं है। तो बी एड जरूरी नहीं है, 5 नंबर इसके जरूर है, यानी जिसने किया हुआ है उसके उसको 5 में से नंबर मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 5 पूरे मिलेंगे। ये आगे मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि ये जो मार्क्स मेरिट बनेगा ये कैसे बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर हाल में आपने अप्लाई करने से पहले आपके पास बी एड या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर ये आपके पास है तो आपको एडवांटेज हो सकता है, 5 में से आपको नंबर मिलेंगे जितने आपके बनते होंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब ये एकेडमिक कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो देखें, मैट्रिक के लिए अगर जिन्होंने एमएससी की हुई है, यानी बीएससी और एमएससी, उनकी बात करें तो मैट्रिक के 10 नंबर हैं, एफएससी के 15 नंबर हैं या एफए के 15 नंबर हैं, इस तरह बीएससी के या बीए के 15 नंबर हैं, और एमएससी या एमए के 25 मार्क्स हैं। सिमिलरली अगर किसी ने बीएससी और एमएससी नहीं की हुई बल्कि सिर्फ बीएस किया हुआ है, तो फिर उनका बीएससी और एमएससी के मार्क्स ऐड होके 40 मार्क्स में से उनका मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा, मैं अगर मैट्रिक की बात करूं तो मैट्रिक में सपोज किसी बंदे के मार्क्स हैं, मैट्रिक में अगर किसी के मार्क्स हैं 770 आउट ऑफ 1100, तो चूंकि 10 नंबर के मैट्रिक की 10 नंबर की वेटेज है, तो लिहाजा आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इस तरीके से ये आपके मार्क्स बन जाएंगे तकरीबन 7%, 7 मार्क्स आपके बन जाएंगे जी। ये 7 मार्क्स आ जाएंगे आपके। इसी तरह अगर हम एफएससी की बात करें या एफए की बात करें, तो एफएससी में अगर आपके मार्क्स ने, अब हम इतने कह देते हैं कि 770 है आउट ऑफ 1100, तो चूंकि एफएससी के लिए जो मार्क्स अलोकेट किए गए हैं वो 15 है, तो लिहाजा आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ये आपके 15 में से मार्क्स आ जाएंगे। और अगर हम इसी तरह बीएससी की बात करें, और बीएससी में से किसी कैंडिडेट के 600 मार्क्स हैं आउट ऑफ 800, तो आपने इसको 600/800 करके डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 15 कर देना है, तो ये आपके सामने बीएससी के मार्क्स आ जाएंगे। सिमिलरली एमएससी के मार्क्स अगर आपने निकालने हैं, और एमएससी में किसी के मार्क्स हैं 1800 डिवाइडेड बाई 2400, यानी 2400 का उसका टोटल मार्क्स है और उसमें से उसने 1800 लिए हुए हैं,
तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि MSc के मार्क्स एलोकेट किए गए हैं वो है 25। तो 25 से आपने मल्टीप्लाई करके आपने मार्क्स निकाल लेने हैं। तो ये आपका एकेडमिक आ जाएगा 65 में से। सिमिलरली अगर किसी के BS किया हुआ है तो वो फिर यहाँ पे इसको अलग से नहीं करेगा, बल्कि BS के लिए चूंकि 40 मार्क्स हैं तो लिहाजा वो करेगा 1800 जो कि उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिवाइडेड बाई 2400 जो कि मार्क्स उसके टोटल थे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 40 से। तो इस तरीके से आपके पास BS वालों का भी जो मेरिट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो BS करने वाले लोग हैं वहाँ उनका थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उनके चूंकि BSc करने वाले लोगों के BSc में मार्क्स बहुत कम आते हैं, हार्डली उनकी सेकंड डिवीजन बनती है या फर्स्ट डिवीजन बना लेते हैं, लेकिन BS करने वाले लोग जो होते हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 80%, 85%। लिहाजा यहाँ पे वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, उनके एकेडमिक मार्क्स जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं, 65 में से उनके मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं। B.Ed की बात करें तो B.Ed के 5 मार्क्स हैं, तो लिहाजा सपोज अगर आपके यहाँ B.Ed में आपके मार्क्स जो हैं वो 900 आपने लिए हैं आउट ऑफ 1200, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, और इस तरीके से आपके ये मार्क्स आ जाएंगे B.Ed में से। तो ये तरीकाकार आप अपना जो मेरिट है वो खुद ही एकेडमिक बना सकते हैं कि 65 में से आपके कितने बन रहे हैं, और अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उन 5 का भी देख सकते हैं कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। जी, M.Phil के और PhD वगैरह के कोई मार्क्स नहीं है। मैंने 100 पूरे करवा दिए आपके सामने, ये लिखा हुआ है, आप काउंट भी कर सकते हैं, पूरे 100 मार्क्स हैं। 10 मार्क्स इंटरव्यू के हैं, 5 मार्क्स प्रोफेशनल के हैं, 20 हो गए, 65 एकेडमिक के हैं तो 85 हो गए, और 15 मार्क्स जो है वो, सॉरी, 10 और 5 15, और 65 जब आप ऐड करते हैं तो ये 80 बन गए, और 80 में 15 नंबर का आप टेस्ट डालें तो 95 हो गए, और 95 में आप 5 नंबर तहसील के डाल दें तो पूरे 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो मार्क्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान और ऐसे कैंडिडेट जिनके वालदैन में से किसी एक की इन सर्विस डेथ हो गई थी तो उसको भी 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सुन लें, यानी अगर कोई हाफिज कुरान है तो उसको भी एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, और अगर उस कैंडिडेट का कोई वालिद या वालदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनकी डेथ हो गई थी इन सर्विस यानी सर्विस के दौरान, तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ये 10 नंबर आपको बॉटम से टॉप पे लाने के लिए एनफ होते हैं, ये याद रखें। ये जो 10 नंबर हैं ये आपको बॉटम से टॉप पे ले आते हैं, लेकिन टेस्ट जरूर पास करना है, ये शर्त है। टेस्ट पास करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। जब आप टेस्ट ही पास नहीं करेंगे, फिर चाहे आपने हिफ्ज किया हुआ है, चाहे फिर आपके वो वालदैन में से किसी की डेथ हुई है इन सर्विस, तो उसे 17A कहते हैं। 17A रूल के तहत वो 10 में से मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब एलिजिबल कौन है आर्ट्स और साइंस के लिए? तो आर्ट्स के लिए ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये आर्ट्स वालों के हैं। इसमें उर्दू आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, अगर किसी के पास HEC की कोई इक्विवेलेंस है, वो कहता है कि जो साइकोलॉजी है उसके इक्विवेलेंट कोई और सब्जेक्ट है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास इक्विवेलेंस है, यानी उसके जो यूनिवर्सिटी है या HEC का कोई नोटिफिकेशन उसके पास हो जो उसको सपोर्ट करता हो कि ये प्रोग्राम इन दिए गए प्रोग्रामों में से किसी एक के इक्विवेलेंट है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। साइंसेज की बात करें तो साइंसेज में बहुत ही लिमिटेड से सब्जेक्ट हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। ये सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये 4 ही बनते हैं, यानी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि ये जो बॉटनी जूलॉजी है ये बायोलॉजी की ही ब्रांचेज है।
तो साइंसेज वालों में ये सिर्फ 5-6 कोर्सेज हैं जो जिन्होंने इनमें मास्टर किया हुआ होगा, सिर्फ वही एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। और आर्ट्स में एक मुकम्मल वैरायटी मौजूद है जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एम एजुकेशन की बात करें तो एम एजुकेशन जिन्होंने किया हुआ है, याद रखें एम एजुकेशन दोनों रोल प्ले करता है। अगर किसी ने एम एजुकेशन किया हुआ है तो वो बतौर मास्टर भी काम करेगा और प्लस वो बीएड के तौर पे भी काम करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन मौजूद है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो वो दोनों डिग्रियां ही उसकी काउंट होंगी, एज वेल एज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल दोनों। ये नीचे ये नीचे बोर्ड लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग डिग्री ऑफ एमए एजुकेशन विल बी कंसिडर्ड एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो लिहाजा जिन्होंने एम एजुकेशन किया हुआ है, जब वो आर्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे आर्ट्स की किसी सीट के लिए, तो उनकी वो एकेडमिक के तौर पे भी काउंट होगी और वो प्रोफेशनल के तौर पे भी काउंट होगी। अच्छा, अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो सिलेबस है ईएसई और एसईएसई, इन दोनों का सिलेबस एक जैसा है। आर्ट्स वालों का और इसी तरह जो ईएसई प्लस एसईएसई है साइंस वाले, यानी पोस्टें दो हैं लेकिन सिलेबस एक जैसा है। आर्ट्स वालों का अपना है और साइंस वालों का अपना है। ईएसई जो है ये 14 स्केल की जॉब होती है, प्राइमरी टीचर जिसे कहते हैं। एसईएसई सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर होता है, ये 15 स्केल की जॉब होती है, मिडिल स्कूल टीचर जिसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो है एसएसई सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, जिसे हाई सक है या सेकेंडरी हिस्से का टीचर कहा जाता है। ये 16 स्केल की जॉब है। तो ये 14 और 15 स्केल जो है इन दोनों का सिलेबस सेम होगा आर्ट्स वालों का। सिमिलरली जो ईएससी और एससीएससी साइंस वाले हैं इन दोनों पोस्टों का सिलेबस सेम होगा। लेकिन जो एसएससी आर्ट्स और एसएससी साइंस है इनका जो सिलेबस है वो अलग अलग होगा। जो सिलेबस दिया हुआ है जी, ये पूरे पंजाब में आएंगी। ये जॉब्स जो 25,000 जॉब्स है ये पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए होंगी। अभी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आई कि कौन से ज़िले को कितनी सीट्स मिलनी है, लेकिन हर ज़िले को, ज़ाहिर है जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लाहौर है उसकी सीटें सबसे ज़्यादा होंगी, रावलपिंडी की सबसे ज़्यादा होंगी। छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पे स्कूल कम है वहाँ पे सीटें कम होती हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगी लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट को ये सीटें एलोकेट की जाएंगी। अब हम ईएससी आर्ट्स की बात करें और ये एससी एससी आर्ट्स की बात करें तो इन्होंने जो सब्जेक्ट कवर करने हैं वो 8वीं तक के सब्जेक्ट कवर करने हैं, सिर्फ 8वीं क्लास तक के। उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? इस्लामियात है 10 नंबर की, सोशल स्टडी 10 नंबर की, उर्दू 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर के, और बेसिक कंप्यूटर हो जाएगा 10 नंबर का। इसके अलावा जो करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, वो 10 नंबर का होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये 8वीं क्लास तक की हैं, अप टू एलिमेंट्री लेवल यानी 8वीं क्लास तक। तो ये ईएससी आर्ट्स या एससीएसई आर्ट्स दोनों का यही सिलेबस है। और अगर हम एसएससी आर्ट्स की बात करें, यानी जो 16 स्केल वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें भी अगर आप देखें तो कोर्सेज वही हैं, यानी इस्लामियात है, सोशल स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, और बेसिक कंप्यूटर साइंस है, जनरल नॉलेज है। लेकिन सिर्फ एक चीज ऐड हो गई एक्स्ट्रा, वो हुई है अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। ये चीज आ गई है, यानी कि अब आपने एफए तक की तैयारी करनी है। कोर्सेज वही हैं, पहले वही कोर्सेज आपने सिर्फ 8वीं तक करने थे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये 8वीं तक नहीं करने बल्कि आप मैट्रिक तक करें, बल्कि एफए तक चले जाएं। तो अब हम अगर साइंस वालों की बात करें
तो साइंस वालों का भी जो ईएससी साइंस है, तो ईएससी साइंस इन्होंने क्या करना है, ये ईएससी साइंस और एससी साइंस, ठीक है, दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है। तो इन्होंने जो साइंस करनी है और मैथ करना है, इस्लामियात करनी है, सोशल साइंस करनी है, इंग्लिश करनी है, बेसिक कंप्यूटर साइंस करनी है, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज अप टू एलिमेंट्री स्कूल लेवल यानी 8वीं तक। तो जो 14 स्केल की जॉब है जिसे ईएससी साइंस कहा जाता है, और 15 स्केल की जॉब जिसे एससी साइंस कहा जाता है, इन दोनों का सिलेबस एक जैसा है और एलिमेंट्री लेवल तक है, यानी कि 8वीं तक करनी है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये आप 8वीं तक ही ना रहे, बल्कि आप इसे मैट्रिक तक ले जाएं। मैट्रिक तक का कम अज कम जो जनरल नॉलेज है वो तो कम अज कम मैट्रिक लेवल का हो, बल्कि अगर एफए तक चले जाएं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एसएससी साइंस की, यानी 16 स्केल की जो जॉब है, ये देखें जी, ये 16 स्केल वाली ये फिर तो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसमें अगर साइंस वाले गौर करें तो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथ है, ये 60 नंबर का इन चारों में से होगा। और इस्लामियात और सोशल स्टडी दोनों के मिला के 10 मार्क्स, यानी 5-5 नंबर के इस्लामियात और पाक स्टडी आएगी। इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की होगी, अप टू हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि ये जो आपने काम करना है ये आपने एफएससी लेवल का करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जो मेन इसका होगा एडवांटेज होगा, या जिस ज्यादा जो इसका स्कोप है वो मैट्रिक का होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट ने जरूरी नहीं है कि ये चारों सब्जेक्ट एफएससी लेवल तक के पढ़े हो। वो कैसे, अगर एक बच्चा जो है वो प्री इंजीनियरिंग उसने की थी तो उसने बायोलॉजी कभी भी नहीं पढ़ी होगी, और अगर कोई एक बच्चा जो प्री मेडिकल जिसने की थी वो कभी भी मैथ नहीं पढ़ी होगी उसने। और इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो कि आईसीएस वगैरह करते हैं जिनमें फिजिक्स के अलावा कम्बिनेशन होते हैं, यानी मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स हो गया, और फिर आगे जाके डबल स्टैट इकोनॉमिक्स रख लेते हैं और फिर आगे एमएससी मैथ कर लेते हैं। तो उन लोगों ने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी होती एफएससी में, तो और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होती। तो लिहाजा उन्होंने लिख तो दिए हायर सेकेंडरी स्कूल, तो लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो मैट्रिक लेवल तक की जो चारों ये सब्जेक्ट हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपकी ज़बरदस्त तैयार होनी चाहिए। लेकिन एफएससी की भी ये जो चारों चीज़ें इनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरीके से तैयार करवाएंगे हम आपको। अच्छा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ये तो चूंकि पेड ग्रुप का सेशन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूट्यूब से देखेंगे। तो अगर आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो लोग ये यूट्यूब से देख के हमसे रब्ता करेंगे उनके लिए ये है कि हमारा जो नंबर है 0343 5125 420, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर इजी पैसा करवाना चाहें, जो फीस है, फीस वैसे जो हमारी थी वो 3000 एक्सटेंड हो गई थी आज की डेट के बाद, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख के हमसे रब्ता करेंगे बाद में, उनके लिए अभी स्टिल जो है वो हम रखते हैं कि 2000 ही वो पे करके सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जी, मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ फिलहाल। तो अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, आज का जो सेशन था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंट्रोडक्शन ही करवा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सी क्यूरीज होती हैं स्टूडेंट्स की कि ये काम कैसे होगा, ये हमारा इशू क्या कैसे रिजॉल्व होगा, तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करना ज़रूरी थे। तो कल से हमारा जो बाकायदा सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। जी, कोई पार्टिसिपेंट है जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत।
सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये था, पहले तो सर काइंडली ये बताइएगा कि आपका डेली 7 बजे क्लास होगी और 1 घंटे की क्लास होगी ये जी ये लाइव? 40 मिनट का सेशन होता है, इससे ज़्यादा जूम जो है ये अलाउ नहीं करता, 40 मिनट का ही सेशन होगा। और आपकी जो क्लास होगी वो 1 से 5 यानी मंडे से फ्राइडे तक होगी। सैटरडे ऑफ होगा और संडे को ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा। वैसे तो टेस्ट हर रोज़ हुआ करेगा, यानी अगर आप मंडे को जो पढ़ेंगे उसका ट्यूसडे को टेस्ट होगा। सिमिलरली ट्यूसडे को जो आप पढ़ेंगे उसका वेडनेसडे को टेस्ट होगा, और वेडनेसडे को आप जो पढ़ेंगे उसका थर्सडे को टेस्ट होगा। सिमिलरली ये कैरी ऑन फ्राइडे तक, और सैटरडे ऑफ होगा। और संडे वाले दिन एक ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें मंडे से लेके फ्राइडे तक के जितने भी सेशंस होंगे उन सब का कंबाइन एक ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा। ओके सर। सर ये कितने कितने मंथ का सेशन होगा, ये कितने टाइम तक चलेगा कोई? ये कोशिश करेंगे कि 2 मंथ में हो जाए, लेकिन अगर 2 मंथ से ज़्यादा भी चलता है तो फिर हमने तो चूंकि सिलेबस जो है जो अभी हमने आपको शो करवाया है, ये सिलेबस तो कंप्लीट करना है। तो 2.5 महीने भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं इस पे। ये अब डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड होती है और किस तरीके से हम कवर करते हैं। ठीक ठीक है सर। सर लास्ट में एक क्वेश्चन है कि सर काइंडली ये बताइएगा कि ये दोनों, क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है ये साइंस एजुकेटर्स का और आर्ट्स एजुकेटर्स का, तो इसको आप किस तरह सर लेके चलेंगे? क्योंकि साइंस साइंस का जो है मैक्सिमम वो आपका साइंस सब्जेक्ट और दूसरे भी मैथमेटिक्स के अंदर से आ रहा है मैक्सिमम पोर्शन, और उनका तो आर्ट्स वालों को थोड़ा अलग है। तो ये आप काइंडली बता सकते हैं किस तरीके से आपका क्या इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से लेके चलेंगे, इकट्ठा लेके चलेंगे या अलग अलग? आपने शायद फोकस नहीं किया। आर्ट्स वाले जो हैं उन्होंने जो कोर्सेज करने, यानी कि इंग्लिश है उनकी, साइंस है, पाक स्टडी है और इस्लामियात वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें साइंस वालों ने भी करनी है। ये नहीं है कि साइंसेज वालों ने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी करके वो फारग हो जाएंगे। उन्होंने भी ये इस्लामियात करनी है, इंग्लिश करनी है, कंप्यूटर साइंस करना है, मैथमेटिक्स करनी है और ये पाक स्टडी करनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी करनी है। यानी यूं आप कह लें कि आर्ट्स वालों का जो सिलेबस है उसमें आपको ऐड करना होगा साइंसेज को, तो वो आपका सिलेबस बन जाएगा साइंसेज वालों का। यानी आर्ट्स वालों की सारी चीज़ें प्लस एक्स्ट्रा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो साइंस और मैथ, ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आर्ट्स वालों का सिलेबस कम है और साइंस वालों का सिलेबस ज़्यादा है। यानी अपने सब्जेक्ट भी करने हैं प्लस जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इस्लामियात है, पाक स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, वो भी उन्होंने करने हैं। जबकि आर्ट्स वालों ने कोई साइंस नहीं करनी, कोई मैथमेटिक्स नहीं करना, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। उन्होंने सिर्फ अपने वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ही करने हैं। तो लिहाजा ये सिलेबस जो है एक लिहाज से दोनों का सेम है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो साइंस वालों ने करनी है, तो हम साइंस वालों से ही स्टार्ट लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम साइंस को कवर करेंगे, मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, और इस तरह 9th 10th की जो साइंसेज है वो कवर करेंगे। एंड पे हम वो आर्ट्स वालों का सेशन कवर करेंगे, जिसमें इस्लामियात है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है। ये सारी चीज़ें एंड पे करेंगे। इसमें आर्ट्स वालों का भी कवर हो जाएगा और आर्ट्स वाला साइंस वालों का भी कवर हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सर फिर ये जो शुरू की क्लासेस हैं वो आर्ट्स वालों से रेलेवेंट नहीं होंगी, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होंगे नहीं, ट्रेडिशनल शुरू है वाली जो क्लासेस हैं इनमें आर्ट्स के लोग नहीं होंगे। आर्ट्स वालों का ये नहीं होगा। ये जब साइंस वालों का कवर हो जाएगा, एक मंथ में ट्राई है कि एक मंथ में साइंस वालों का कवर हो जाए, उसके बाद फिर आर्ट्स वालों पे आएंगे। तो वो दोनों का चूंकि कंबाइन हो जाएगा, साइंस वालों ने भी वो करना है, आर्ट्स वालों ने भी करना है, तो लिहाजा वहाँ पे दोनों की क्लासेस कंबाइन हो जाएगी फिर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी। जी सर, इसमें हमारा टेस्ट है ना 5 तारीख को लिटरेसी मोबिलाइजर का, तो उसमें कोई हेल्प मिलेगी? आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, शायद कुछ प्रॉब्लम। हमारा टेस्ट है 5 मार्च को लिटरेसी मोबिलाइजर का पीपीएससी में ना, तो नहीं, उसकी मैं गारंटी नहीं देता कि उसमें आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पीपीएससी का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एनटीएस से। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इम्तियाज शाहिद की बुक है उसको आप फॉलो करें, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर सकें तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू।
अशफाक साहब, आपका जो माइक है ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके सर, मैं म्यूट करता हूँ, सॉरी सर। जी, किसी और कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है? 1-2 मिनट रह गए सेशन ऑफ होने में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कल से हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम 6 की साइंस से स्टार्ट लेंगे। कल से हम इंशाल्लाह 6 की साइंस से स्टार्ट लेंगे, और 6, 7, 8 की हम पहले साइंस करेंगे। उसके बाद हम 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स करेंगे, और फिर हम 9, 10 के जो चारों सब्जेक्ट हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये करेंगे। और उसके बाद फिर हम आर्ट्स की तरफ आएंगे। यानी कि सर तब तक आर्ट्स वाले रेस्ट करें। नहीं, आर्ट्स वाले लोग बहुत कम हैं इस सेशन में। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो तकरीबन 95% जो लोग हैं वो साइंस के हैं, और उनमें से भी फिजिक्स के ज़्यादा लोग हैं। शायद फिजिक्स वालों के साथ मेरी जान पहचान कुछ ज़्यादा है, इस वजह से फिजिक्स वालों ने ट्रस्ट करके वो ज़्यादा इन हो गए हैं। बाकी कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ जॉब्स पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी, कुछ लोग उस वजह से भी नहीं इन हो रहे। और बाकी ज्यादातर जो लोग हैं इस सेशन में वो साइंसेज के ही हैं, और उनमें से मैक्सिमम लोग फिजिक्स के हैं। जी, और किसी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है? 2 मिनट्स हैं लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर क्लास 7 बजे होगी? हाँ, क्लास मैंने आज पूछे कुछ कैंडिडेट्स के कि थोड़ी राय ली जाए, तो 7 o'clock आई थिंक बेस्ट रहेगा, क्योंकि मगरब उस वक्त तक हो चुकी होती है। तो 7 से 7:40 एक सेशन जी जी। होता है, तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। बाकी जो लोग नहीं सेशन ले सकते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग हमारी अवेलेबल होगी। आपने अपना जो यूट्यूब का लिंक, सॉरी, ईमेल एड्रेस आपने दिया हुआ है, उस ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आप वीडियो देख सकेंगे। अगर आपने किसी और ईमेल एड्रेस के थ्रू वीडियो देखने की ट्राई की तो आप नहीं देख पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो फॉर्म फिल किया उसकी ठीक। आपने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपके यूट्यूब पे वही ईमेल एड्रेस एंटर है तो आप ये वीडियो देख पाएंगे, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग नहीं देख सकेंगे। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है सर, ने ग्रुप में वीडियो नहीं भेजेंगे रिकॉर्डिंग वाली? नहीं, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और लिंक उसका मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा ग्रुप के अंदर, क्योंकि वो फाइल बहुत हैवी हो जाती है, सेंड होने में प्रॉब्लम होता है। वो 2-2, 4-4 घंटे तो लग जाने हैं मेरी तरफ से सेंड होने में, फिर आपको डाउनलोड करने में जी इतना जी। टाइम लग जाना है। सही है सर। हाँ जी, वो एक 1 GB की फाइल बन जाती है, ज़ाहिर है 40 मिनट का जो सेशन है, 1 GB की फाइल बन जाती है। तो वो सेंड करने में भी प्रॉब्लम है, और आपको फिर डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम है, फिर आपकी जो मोबाइल उसके अंदर हो सकती है इतनी स्पेस भी ना हो। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल से ज्वाइन जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। चलें ठीक है जी, सेशन जो है उसका लास्ट मिनट चल रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने अच्छी तरह जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर ली होंगी, और इसी के मुताबिक हम आगे प्रोसीड करेंगे। इंशाल्लाह कल जो है रेगुलर सेशन का हम स्टार्ट करें, आगाज़ करेंगे। कल के सेशन में ही मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।